पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट बीजापुर व्यवहार न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में आज पुलिस के द्वारा 4 आरोपी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238 का, 61(2) का, 239, 249 एवं 35 बीएनएस के अंडर करीबन 1200 पन्ने की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है। ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में न्यायालय कैसे इन लोगों को सजा देती है, चूंकि इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट बीजापुर व्यवहार न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मयंक गुर्जर आईपीएस ने इस पूरे जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया है। 1200 पन्ने की जांच रिपोर्ट में परत दर परत नए खुलासे किए गए हैं और किस तरह से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई थी इस बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है और न्यायालय के समक्ष इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। अब चर्चा इसी को लेकर है कि अगर ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में न्यायालय कैसे इन लोगों को सजा देती है, चूंकि इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए जिसमें से उन्हीं के ही कज़न ब्रदर जिन पर हत्या के आरोप है, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उनके भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके इस पे आरोपी हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव है, क्योंकि आरोपियों ने पहले ही मन बनाया था मुकेश चंद्राकर को रास्ते से हटाने के लिए। चूंकि 22 दिसंबर 2024 को एक खबर एनडीटीवी पर प्रकाशित होती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे बीजापुर के गंगालूर से लेकर मिरकूर तक बनी एक सड़क पर कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। सड़क बनाया गया लेकिन कुछ दिन में ही उखड़ गया और उसी को लेकर वहां पर रिपोर्टिंग की गई। एनडीटीवी के पत्रकार मुकेश चंद्राकर उसमें सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे और यहाँ से जो रिपोर्टर गए थे रायपुर से, वो वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे और वो खबर जब प्रकाशित हुई तो उसी को लेकर नाराज़गी सुरेश चंद्राकर की रही और टारगेट था कि उसको रास्ते से हटाना है। गुस्साए थे क्योंकि उस खबर के चलने के बाद में सरकार ने एक्शन लेते हुए उसमें तत्काल प्रभाव से जाँच बिठा दी और उसके बाद में उसमें काफ़ी ज़्यादा सुरेश चंद्राकर ठेकेदार को उसमें हानि का सामना करना पड़ा, यानी कि उसमें नफ़ा नुकसान उसको हुआ, जिसके चलते वो आक्रोशित था मुकेश चंद्राकर के लिए कि उसने खबर दिखाई जिसके चलते उसके ठेकेदारी पर उसको जो टेंडर मिला था उस पर उसका असर दिखा और उसकी कमाई पर, उसकी काली कमाई पर इसका असर दिखने लगा था और उसी के चलते काफ़ी दिनों से वो प्लानिंग बना रहा था कि इसको कैसे हटाया जाए। चूँकि दिसंबर के बाद में 2025 का समय आता है, 1 जनवरी 2025 और बार बार सुरेश चंद्राकर उसको फ़ोन करके बुलाने की कोशिश कर रहा था अपने सहयोगियों की मदद से कि उसको किसी भी तरीके से बुलाओ और उससे बातचीत करो, अगर ना माने तो उसको वहाँ से रास्ते से हटाओ। और मुकेश चंद्राकर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर भी इसी झांसे में आ गया और रितेश चंद्राकर 1 तारीख को बार बार उसे फ़ोन किया था और एसआईटी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश चंद्राकर को रितेश चंद्राकर ने बार बार अप्रोच किया था कि पार्टी करेंगे, आ जाओ, नया साल का दिन है, और बार बार वो मना कर रहा था। लेकिन अंततः वो बार बार फ़ोन करने से वो भी परेशान हो गया और चलो तुम्हारी बात रखने के लिए एक दोस्त के नाते करके रितेश चंद्राकर की बात को मानकर वो रात को निकल गया पार्टी करने के लिए, उसके साथ खाना खाने के लिए मुकेश चंद्राकर। लेकिन मुकेश चंद्राकर को ये पता नहीं था कि वो जिस नियत से बुला रहा है उस नियत से उसकी आत्मघाती हमला होगा और वो उसको काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुकेश चंद्राकर को रितेश चंद्राकर ने बार बार फ़ोन करके बुलाया। 1 तारीख को वो घर से निकला था, 31 तारीख को ही वो बुला रहा था लेकिन 31 तारीख को वो नहीं गया, 1 तारीख को गया, जिसके बाद में वहाँ पर खाना खाया एक जगह बीजापुर के ही एक इलाके में जो सुरेश चंद्राकर का साइट एरिया था, वहाँ पर उन्होंने पहले पार्टी की, खाना खाया और उसी बात को लेकर फिर वाद विवाद शुरू हुआ कि तुमने रिपोर्ट आखिरकार दिखाई तो दिखाई क्यों, तुम्हारी वजह से हमारे को नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी के चलते वाद विवाद की स्थिति रही और वहाँ पर एक लोहे का रॉड पड़ा था जिससे
उसने रितेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। और इस पूरे घटनाक्रम में वहाँ पर एक व्यक्ति और था जिसने उसको साथ दिया, जो उसका सुपरवाइज़र था उस साइट में रहने वाला महेंद्र रामटेके, उसने भी उसका साथ दिया। हत्या करने के बाद इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से साइट पर ले गए लाश को, और वहाँ पर एक सेप्टिक टैंक बन रहा होता है, वहाँ पर इस मुकेश चंद्राकर की लाश को वहीं रख देते हैं और ऊपर से उसकी ढलाई कर देते हैं। उसके बाद घर वाले जैसे तैसे परेशान, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के भाई युकेश चंद्राकर बार बार अपने भाई को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, बंद आ रहा था। और आखिरकार उसने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस में खबर दी, पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए मुकेश चंद्राकर के कॉल डिटेल खंगाले। उसके बाद में देखा कि आखिरी के जो 2 कॉल हैं, लास्ट बार जो मुकेश चंद्राकर ने बात की है तो वो सुरेश चंद्राकर से बात की। जब सुरेश चंद्राकर का फ़ोन लगाया गया तो वो भी स्विच ऑफ आया, तब जाकर इनको शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, जिसके बाद में उसके सहयोगियों की जांच पड़ताल की गई। इसमें बड़ी बात यह है कि मुकेश चंद्राकर के जो हत्या के मास्टरमाइंड हैं, इसमें सुरेश चंद्राकर और एक दिनेश चंद्राकर, ये दोनों के दोनों, इन पर कोई आरोप न लगे इसलिए वो उस दिन बीजापुर से ही दूर चले गए थे, यानी कि वो जगदलपुर के बोदली गांव चले गए थे, जिससे कि उन पर कोई शक न कर सके कि इन्होंने भी वारदात को अंजाम दिया होगा या फिर इनका भी इस घटना के पीछे कोई कहानी रहा होगा। और हत्या करने के बाद रितेश चंद्राकर और उसके सहयोगी महेंद्र रामटेके भी बोदली गांव पहुंच गए, और वहां से रितेश चंद्राकर को सुरेश चंद्राकर ने अपनी थार गाड़ी दी। थार को लेकर वो सीधा रायपुर की ओर रवाना हुआ, और वो यहाँ रायपुर के एयरपोर्ट पर पार्किंग पे अपनी थार गाड़ी खड़े करके सीधा दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली पे रवाना हुआ, उधर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और एक एक करके परत दर परत साक्ष्य खंगालने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को क्लू मिलता है कि कोंडा गांव के टोल प्लाजा के पास में सुरेश चंद्राकर की थार गाड़ी देखी गई है, और उसको ट्रेस करते हुए पुलिस की जांच की आंच रायपुर एयरपोर्ट तक पहुंचती है, और रायपुर एयरपोर्ट पर उसकी थार गाड़ी देखने को मिलती है। उसके बाद में जितने भी फ्लाइट्स आए थे दिल्ली की ओर जाने वाले फ्लाइट के, वहां पे जितने भी यात्री थे उनकी डिटेल निकाली जाती कि कौन कौन रायपुर से दिल्ली गए हैं। उसके बाद में पता चलता है कि रितेश चंद्राकर दिल्ली के लिए टिकट ऑनलाइन बुक किया था और उसको रायपुर लाया जाता है, वहाँ पर उसको पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग और थे जिसके लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। उसी में एक था दिनेश चंद्राकर। दिनेश चंद्राकर कभी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, रितेश चंद्राकर के कॉल डिटेल खंगाले गए थे। उसके बाद में उनका किन किन से बात हो रहा था, उसके सीडीआर खंगालने के बाद दिनेश चंद्राकर का नंबर मिलता है। दिनेश चंद्राकर को खोजने की पुलिस कोशिश करती है। दिनेश चंद्राकर का भी फ़ोन स्विच ऑफ आता है, लेकिन उसी बीच पता चलता है कि दिनेश चंद्राकर बीजापुर के एक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अपने दल बल के साथ वहां पर पहुंचती है और दिनेश चंद्राकर को हिरासत में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। दिनेश चंद्राकर पहले तो गोलमोल जवाब देता है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर जब पूछताछ करती है तो वो सच उगल देता है कि उसने हत्या करवाई है और इस हत्या के पीछे उनका भी हाथ है। और वो बताता है कि उस लाश को सेप्टिक टैंक में दफनाया गया है, और सेप्टिक टैंक, दिनेश चंद्राकर के बयान के आधार पर सेप्टिक टैंक को तुड़वाया जाता है और वहाँ देखा जाता है, और वहाँ पर गोताखोरों की मदद से उसमें देखा जाता है। तोड़ने के बाद तो वहाँ पर मुकेश चंद्राकर, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिलती है, जिसके बाद में हड़कंप मच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो एक था कि सुरेश चंद्राकर अभी भी पुलिस के हाथ से बाहर था। वो जगदलपुर से एक इनोवा गाड़ी लेकर हैदराबाद की ओर निकल गया था, और हैदराबाद से पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके बीजापुर लेकर आए। उसके बाद चारों के चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में पता चला कि इन लोगों ने ही सुनियोजित तरीके से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को अंजाम दिया है। और इस बारे में अब एसआईटी की टीम ने जांच रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे तरीके से इन लोगों ने एक चक्र बनाया और पत्रकार मुकेश चंद्राकर को जान से मारने के लिए पूरा का पूरा प्लानिंग पहले से तैयार किया था, वो भी एक रिपोर्ट के कारण, क्योंकि सुरेश चंद्राकर ठेकेदार को इससे काफ़ी ज़्यादा
हानि हुआ था उसकी ठेकेदारी पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार की इमारत वो सड़क खड़ी कर रहा था, जिसके चलते बहुत से लोगों को, सरकार को नुकसान हो रहा था और लोगों को सुविधा देने के लिए सड़क जो बनाई जा रही थी वो दोयम दर्जे की थी, गुणवत्ताहीन वो सड़क थी, जिसके चलते मुकेश चंद्राकर ने ये रिपोर्ट दिखाई थी अपने चैनल एनडीटीवी पर, जिसका खामियाजा उसको अपनी मौत से चुकाना पड़ा। पुलिस ये भी बताया है कि मुकेश चंद्राकर के फ़ोन को इन लोगों ने तोड़ दिया, उसके बाद में एक नदी में फेंक दिया। अभी तक वो फ़ोन मिले नहीं हैं। इनके मोबाइल फ़ोन को जब जब्त किया गया था आरोपियों के, तो इनके फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें गायब थी, जिसको रिकवर किया गया एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और बहुत सारे तकनीकी संसाधनों का सहारा लिया गया, और जो चीज़ें डिलीट हुई थी इनके फ़ोन से उसको रिकवर करके बहुत सारे साक्ष्य और जुटाए गए हैं। वहाँ पर मिले फॉरेंसिक्स टीम को मुकेश चंद्राकर के कपड़े और वहाँ पर बहुत सारे एविडेंस मिले थे, उसको सबूत के तौर पर एक लीगल तैयार करके उसको कोर्ट में पेश किया गया है। और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है, आशा ये लगाई जा रही है कि अब इन सब को सबमिट होने के बाद में, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद में, अब कोर्ट इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देगी, क्योंकि इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है। और बड़ी बात यह है कि ये लोग भाई भाई हैं, चचेरे भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं, और परिवार में भी ये कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई गलती कर रहा है उसकी गलती को अगर कोई सामने लाता है तो कभी कभी जान देनी भी पड़ सकती है, जान लिया भी जा सकता है। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। खैर, अब आगे क्या होगा, कोर्ट की क्या इस पर फैसले आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या निष्कर्ष निकलेगा, और कोर्ट क्या इनको सज़ा दे पाएगी सख्त से सख्त? जिस दर्दनाक तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या इन्होंने की थी, क्या उतना ही जिल्लत भरी ज़िंदगी इनको जीने को मिलेगा? क्या वैसे ही कड़ाई से इनको भी सज़ा मिलेगी? आपको क्या लगता है, नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।